जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, हम चला रहे हैं सफलता बैच और इस सफलता बैच के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। और मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस कड़ी में जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वह रहेगा मध्य प्रदेश की जनगणना। ठीक है। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो जो जनगणना है वह काफ़ी हाईलाइटेड है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा अभी 2 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि भारत में इस वर्ष जाति आधारित जनगणना की जाएगी। वहीं पर हम ये देखते हैं कि जनगणना जो है वह हर 10 सालों में की जाती है। तो हम जनगणना का इतिहास भी जानेंगे। अब अगली बात ये आती है कि सर हम कौन सी वाली जनगणना पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे जनगणना 2011। कौन सी पढ़ेंगे? जनगणना 2011। ठीक है। फिर हमारे मन में ये प्रश्न आएगा कि सर अगर हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है तो हम 2011 की जनगणना क्यों पढ़ रहे हैं? हमें तो कायदे से 2000 हमें तो कायदे से कौन सी जनगणना पढ़नी चाहिए? तो हमें 2021 की जनगणना पढ़नी चाहिए। सही बात है ना? लेकिन क्या है कि हमारे देश में या पूरी वैश्विक स्तर पर एक खतरनाक त्रासदी कहे या बीमारी कहे जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, तो इसी समय अंतराल में कोरोना वायरस के प्रकोप हमारी ये धरती झेल रही थी। तो जिस कारण से हमारी जो 2021 की जनगणना है वह नहीं हो पाई है। तो वह जनगणना अभी चल रही है, अभी शुरुआत की जाएगी भारत सरकार के द्वारा। तो इसी कारण से हमें अभी भी कौन से आंकड़े याद रखने हैं? तो हमें 2011 की जनगणना के आंकड़े हमें अभी तक याद रखने हैं। क्लियर है साथियों? तो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस कड़ी में आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये है लेक्चर नंबर 18। यानी कि इससे पहले हम 17 लेक्चरों को पढ़ चुके हैं। ठीक है साथियों, चलिए। तो और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को हमारे पुराने लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को होता है तो आप हमें अपने डाउट पूछ सकते हैं, ताकि हम आपके उन समस्याओं का सॉल्यूशन दे सकें। क्योंकि अब धीरे धीरे मई का महीना स्टार्ट हो चुका है। मई के महीने में भी हम देख रहे हैं कि अब जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वह धीरे धीरे वापस अपनी पटरियों पर आना शुरू हो रही है और सारी परीक्षाएं आने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं। और अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त एक दिवसीय परीक्षाएं, जिसमें कि हमारे मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, तो अगर आप लोग भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही जुड़े स्मार्ट स्टडी अप्रोच के यूट्यूब चैनल के साथ। इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की अगर बात करें तो यह इसका नोटिफिकेशन अनुमानित आप मान के चलिए कि दिसंबर के महीने में, वैसे तो जल्दी आ जाना चाहिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फरवरी 2026 तक इसकी परीक्षाएं संभावित है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम्स भी आने वाली है। साथ में हम देखते हैं कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है इसकी जो एग्ज़ाम है अभी तत्काल प्रभाव से तो निरस्त कर दी गई है, लेकिन इसकी जो योग्यता को लेकर विद्यार्थियों में संशय था, तो उसी संशय को समाप्त करने के बाद में पुनः इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आप लोग जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं वह हिम्मत ना हारे और अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है, ताकि आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। और ये जो 3 परीक्षाएं मैंने आप लोगों को बताई है, इसमें हमारे मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का जो वेटेज है वो लगभग है
40 से 45 प्रश्नों को इन परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारी आबकारी आरक्षक और जेल प्रहरी ये परीक्षाओं के फॉर्म डल चुके हैं। ठीक है, जेल प्रहरी का अभी शायद डला नहीं है, लेकिन आबकारी आरक्षक का फॉर्म डल चुका है। हमारे एमपी पुलिस और एमपी एसआई की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि हर तीसरे दिन न्यूज़पेपर में प्रसारित किया जा रहा है कि एमपी एसआई के लगभग 500 पद और 8,500 पद एमपी पुलिस के यहाँ पर निकाले जाएंगे। और इसके बाद पटवारी और बहुत सारी परीक्षाएं हैं व्यापम द्वारा जो आने वाली है। चलिए, तो आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है वो है कि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, उसे पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपनाएं। ठीक है, अगर हमें लगता है कि यार हमारा आज का दिन अच्छा नहीं गया है, तो हर सुबह एक नई शुरुआत, हर सूर्य की एक किरण आप लोगों के लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तो कभी हिम्मत ना हारे। जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ रहे हैं क्या, मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। और मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस कड़ी में जो हमारे टॉपिक पूरे हो गए हैं, उसमें पहला टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश के गठन के बाद हमने देखा हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इसके बाद हमने देखा मध्य प्रदेश के पर्वत। फिर हमने आगे पढ़ा मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बाद में हमने पढ़ लिया मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु के बाद में हमने पढ़ लिया मध्य प्रदेश की ऋतुएं। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो अंतिम टॉपिक था वह था मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और ये टॉपिक्स हमारे मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था, तो उसके अंतर्गत हमारे ये टॉपिक चल रहे हैं। तो आप लोगों को इन टॉपिकों को आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया होगा, और साथ साथ आप लोग अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना 2011। ठीक है, अब मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि हम 2011 की जनगणना क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लोगो है, हमारे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए लोगो जो जनगणना के लोगो हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं एक शिक्षिका है जिसे हम प्रगणक शिक्षिका या इसे ही हम शुभंकर के नाम से जानते हैं। और शुभंकर के तौर पर किसे रखा गया था, तो शुभंकर के तौर पर हमने प्रगणक शिक्षिका को रखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या है, तो प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, और इसके बाद देखिए मैं आपको जूम करके बता देता हूं थोड़ा सा। ये देखिए यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, तो इन सभी शब्दों से हमारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम हमारे टॉपिक पर लौटते हैं और इसे शुरू करते हैं। ठीक, चलिए अब हम अगर जनगणना की बात करेंगे 2011 की जनगणना की, तो हमें उससे पहले इसका इतिहास पता होना चाहिए कि इस जनगणना का इतिहास क्या है। चलिए, तो जनगणना की बात की जाए तो हम देखते हैं कि जनगणना का इतिहास क्या है। और जनगणना का इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास का मतलब होता है यानी कि प्राचीन समय में या भूतकाल में जो घटनाएं घटित हो चुकी है उसे ही हम इतिहास कहते हैं। तो अगर इतिहास की बात की जाए तो कहीं ना कहीं से तो ये जनगणना का विचार कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के मन में आया होगा और उसने जनगणना करवाई होगी। तो अगर बात की जाए कि विश्व में सबसे पहली जनगणना कब करवाई गई थी, तो 1749 में स्वीडन देश के द्वारा विश्व की पहली जनगणना करवाई गई थी। लेकिन वहीं अगर पूछ ले कि पहली बार 10 की जनगणना किस देश के द्वारा अपनाई गई थी, तो 10 की जनगणना अमेरिका द्वारा वर्ष
1790 में था। और चूंकि भारत जो कि ब्रिटेन का एक उपनिवेश रहा है, तो हमारे लिए ब्रिटेन का आंकड़ा भी जरूरी है। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में सबसे पहले जनगणना कब की गई, तो 1801 में ब्रिटेन में जनगणना कर ली गई। वहीं पर अगर हम भारत की जनगणना का इतिहास की बात करेंगे सॉरी, भारत के जनगणना की बात करेंगे तो देखिए क्या है कि जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तो भारत पर शासन को और सुदृढ़ और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के हिसाब से, या अंग्रेजों को कम से कम ये आंकड़ा पता चले कि हम कितने लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं, तो उनके मन में विचार आया कि जिस देश पर हम शासन कर रहे हैं, हमें ये तो पता चले कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है, हम कितनी जनसंख्या के ऊपर राज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि भारत में जो पहली जनगणना है वो कब की गई, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हमने किसकी शुरुआत की, तो जनगणना की शुरुआत हमने मेयो के समय पर की 1872 में। ठीक है, लेकिन क्या है कि यह जनगणना पूरी ना हो सकी, यानी कि इसे हम कहेंगे कि यह एक असफल जनगणना रही। तो हम देखते हैं कि पूरी तरह व्यवस्थित जनगणना, या इसे ही हम सफल जनगणना कहें, तो ये मेयो के समय पर 1881 में हमारे यहाँ पर जनगणना की गई। यानी कि पहली व्यवस्थित जनगणना कब की गई, तो 1881 में। और पहली जनगणना कब की गई, 1872 में। सबसे पहले जनगणना किसके द्वारा का शासनकाल में की गई, मेयो के शासनकाल में। पहली सफल जनगणना किसके शासनकाल में हुई, तो रिपन के समय पर। और हमने भारत सरकार द्वारा किस प्रकार का मॉडल अपनाया गया, तो हमने 10 की जनगणना का मॉडल अपनाया गया। यानी कि 10 की जनगणना का मॉडल से मतलब क्या है कि हम हर 10 साल में हमारे देश की जनसंख्या को काउंट करेंगे और एक आंकड़ा जारी करेंगे, जिससे पता चले कि हमारे देश में जनसंख्या कितनी है, ताकि शासन द्वारा जो सुविधाएं प्रदान करवाई जा रही है, उन सुविधाओं को उन लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके, तो वहां पर अव्यवस्था ना फैले और लोग अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। ठीक है, तो अभी तक इस स्लाइड से जो हमारे प्रश्न बनते हैं वो क्या है, तो पहला प्रश्न ये है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई, तो 1872 में। किसके शासनकाल में, मेयो के शासनकाल में। वहीं अगर पूछ ली जाए कि पहली व्यवस्थित जनगणना या पहली सफल जनगणना किसके शासनकाल में की गई, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में पहली जनगणना या व्यवस्थित जनगणना करवाई गई। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भारत में किस प्रकार के मॉडल को अपनाया गया है, तो भारत में 10 की जनगणना का मॉडल अपनाया गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि जनगणना करवाना कंपलसरी हो गया था, तो इसे हमने हमारे संविधान में स्थान दिया और हमने हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 में इसे स्थान दिया। और इसमें कुछ बातें तय की गई कि भारत में जो जनगणना करवाने का कार्य किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो भारत सरकार द्वारा, या इसे ही हम केंद्र सरकार कह सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जनगणना करवाई जाएगी। यानी कि ये संघ सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का। केंद्र सरकार द्वारा करवाया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा नहीं करवाया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि राज्य सरकार द्वारा निर्देश के द्वारा जनगणना राज्य की सरकार के द्वारा आंकड़े प्राप्त करवाए जाए। ठीक है, और ये इसके लिए हमने एक जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करेंगे और यह जनगणना आयुक्त भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा और अपनी सारी रिपोर्ट भारत के गृह मंत्रालय या गृह मंत्री को सौंपेगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि भारत का पहला जनगणना आयुक्त कौन था, तो W प्लोडेन। ठीक है, यह द नहीं है, डे है, प्लोडेन। ठीक है, प्लोडेन, W प्लोडेन। पर ये तो एक अंग्रेज था। ठीक है, तो अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए कि पहला भारतीय जिसे क्या बनाया गया था जनगणना आयुक्त, तो वह कौन था, तो वह थे A गोपाल स्वामी। ठीक है, A गोपाल स्वामी। ठीक,
लेकिन हमारी परीक्षा में क्या प्रश्न आएगा? क्योंकि हमें 2011 की जनगणना पढ़नी है, तो हमारी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो रहेगा कि 2011 की जनगणना का जो जनगणना आयुक्त है वो कौन है? तो याद रखिएगा, सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, हाँ। तो अगर कल को प्रश्न आ जाए कि बताइए वर्ष 2011 की जनगणना किसके निर्देशन में की गई, ठीक है, या कौन जनगणना आयुक्त था, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सी चंद्रमौली इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पर चूंकि केंद्र सरकार द्वारा इसकी जनगणना करवाई जाती है, तो इसका कार्यालय भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा? तो इसका कार्यालय हमें दिल्ली में देखने को मिलेगा। यानी कि जनगणना आयुक्त का कार्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी काफी साल हो गए हैं, अभी हम 2025 में चल रहे हैं, हमारी अंतिम जनगणना 2011 में हुई, लगभग 14 साल का गैप हो गया। तो हम देखते हैं कि हमारे वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन हैं। तो याद रखिएगा, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण वर्तमान में जनगणना आयुक्त है। अगर पूछे 2011 में जनगणना आयुक्त कौन था, तो सी चंद्रमौली 2011 में जनगणना आयुक्त थे। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन हैं, तो वर्तमान के जो जनगणना आयुक्त है वह मृत्युंजय कुमार नारायण है। क्लियर है? दोनों स्लाइड आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा दौर भी आया जब जनसंख्या जो है वो बढ़ने की बजाय घट गई। तो ऐसा क्या कारण रह गया था कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई? कुछ तो कारण रहा होगा। क्या इन 10 सालों के अंतराल में क्या किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जन्म भी हुआ, सारी प्रोसेस जैसी चल रही थी वैसी चल रही थी, लेकिन उसके कुछ कारण हमें देखने को मिलते हैं। और अगर बात की जाए वर्ष 1911 से 1921 में, तो इस समय जो 10 की जनगणना हमारे द्वारा करवाई गई थी, यानी कि जो 2021 में जनगणना करवाई गई थी, उस समय पता चला कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हो गई? घट गई। सॉरी। तो क्यों घट गई और कितनी घट गई? तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो 0.31% क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, और इसके कारण क्या है? तो हम देखते हैं कि इस समय पर हमें 77 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। और मृत्यु क्यों हो गई? क्योंकि देखिए, हम देखते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, इसी समय पर हमारे देश में अकाल पड़ गया था। ठीक, और फिर हम देखते हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी थी, और इस कारण से स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिलने के कारण भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ लोगों की मृत्यु भूख प्यास से हो गई, और बहुत सारे भारत के सैनिकों को जबरदस्ती प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया गया था, जिसके कारण हमारे देश के बहुत सारी जनहानि हुई। और इसी कारण से हमारे देश की जब जनगणना हमने की 1921 में, तब हमें पता चला कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हो गई? घट गई। कितनी घट गई? 0.31% घट गई। और इसी कारण से पूछा गया प्रश्न है कि किस वर्ष को हम महान विभाजक वर्ष, क्या है? महान विभाजक वर्ष के रूप में जानते हैं। तो याद रखिएगा, वर्ष 1921 को हम महान विभाजक वर्ष के रूप में जानते हैं। 1911 मत लगाइएगा, क्योंकि 11 में तो जो हमने जनसंख्या काउंट कर ली थी, और उसके बाद में हमने जब 21 में काउंट की, तब हमको पता चला कि हमारी जनसंख्या क्या है? कम हो गई है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी जो 2011 की जनगणना है वो 31 में, 8वीं कब हुई? तो 1941 में, 9th वाली कब हुई? तो 1951 में। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए फिर अगली 1961, फिर 1971 और फिर 1981। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद अगली जो जनगणना है वो कब हुई? तो
1981 के बाद में 1991, फिर 2001 और अंतिम हुई 2011। ठीक है, चलिए तो इसको हम काउंट करते हैं कि कितनी हो गई। ठीक, तो देखिएगा, पहले 1 1872, 2 1881, 3 1891, चौथी कब हुई 1901, पांचवी 1911, छठवीं 1921, सातवीं 1931, आठवीं 1941, नौवीं 1951, 10वीं 1961, 11वीं 1971, 12वीं 1981, 13वीं 1991, 14वीं 2001 और 15वीं 2021। यानी कि ये 2021 की हमारी कौन सी हो गई, तो 15वीं हो गई। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए फिर हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की कौन सी, स्वतंत्र भारत की यह कौन सी जनगणना है, तो 7वीं है। देखिए भारत की टोटल कितनी जनगणना हो गई अभी तक, 15 बार। लेकिन अगर बात की जाए स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत की जनगणना की बात करेंगे तो ये 7वें नंबर की। सर बताओ 7वें नंबर की कैसे हो गई। तो देखिए हमारा देश कब आजाद हुआ, कब आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। क्लियर है इतनी बात। तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में पहली जनगणना कब की जाएगी, 1951 में। बात समझ में आई। तो 1951 में पहली सॉरी 1961 में दूसरी, 1971 में तीसरी, 1981 में चौथी, 1991 में पांचवी, 2001 में छठवीं और 2011 में 7वीं। यानी कि यह हमारी कौन सी जनगणना हो गई, तो 7th जनगणना हो गई। तो बात समझ में आ गई। भारत की 15 जनगणना हो गई है, जबकि स्वतंत्र भारत की कितनी जनगणना हो गई, तो 7 जनगणना हो गई है। क्लियर है इतनी बातें समझ में आई। चलिए फिर हम देखते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश का क्रम कौन सा है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का क्रम कौन सा है, तो देखिएगा जो हमारा मध्य प्रदेश का क्रम है वह है कि हमारा मध्य प्रदेश कब बना, तो हमारा मध्य प्रदेश बना 1956 में। ठीक है, 1956 में बना तो हमारे यहाँ की पहली जनगणना कब की जाएगी, 1961 में की जाएगी। तो 1961 में 1, 1971 में 2, 1981 में 3, 1991 में 4, 2001 में 5 और 2011 में 6। यानी कि हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी जनगणना, छठी जनगणना। तो तीनों के तीनों प्रश्न समझ में आ गए। मध्य प्रदेश की कितनी बार जनगणना हो चुकी है, तो हमारी 6 बार जनगणना हो चुकी है। भारत की जनगणना कितनी बार हो चुकी है, तो 15 बार हो चुकी है। वहीं अगर पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की कितनी हो चुकी है, तो स्वतंत्र भारत की यह हमारी कौन से नंबर की है, तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत की यह हमारी 7वीं जनगणना है। क्लियर है इतनी बातें समझ में आ गए पूरे के पूरे बिंदु। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कौन से हैं, तो महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहते हैं, 1921 को कहते हैं। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी है, 15वीं है। स्वतंत्र भारत की 7वीं है। मध्य प्रदेश की 6वीं है। ठीक है, किस 10 की जनगणना में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक रही, तो 1911 से 1921 के मध्य में। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ और आंकड़े देख लेते हैं। ठीक है, तो 2011 में जब मध्य प्रदेश की जनगणना हुई तो उस समय पर मध्य प्रदेश के जनगणना निर्देशक कौन थे, तो याद रखिएगा श्री सचिन सिन्हा मध्य प्रदेश के जनगणना निर्देशक थे। ठीक है, और अगर बात की जाए वर्ष 1981 की, ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पातालकोट में एक जनजाति निवास करती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो भारिया जनजाति के नाम से जानते हैं। लेकिन जब पहली बार जनगणना करने वाले अधिकारी इन जनजातियों के बीच गए और इन जनजातियों का रहन सहन देखा तो
इन्होंने इन जनजाति के विषय में एक स्टेटमेंट दिया कि जो भारिया जनजाति के लोग हैं वो जंगलियों के भी क्या है, जंगली है। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1981 के समय पर दिया गया था। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को जंगलियों का जंगली के रूप में संबोधित किया गया, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भारिया जनजाति। ठीक है, अब चूंकि हमने हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 में इसे हमने जगह दी है, तो इसे हमने किस अधिनियम के द्वारा दी है, तो इसे हमने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना का कार्य किया जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि 2011 में जब जनगणना हुई तो हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आंकड़े जारी किए जाते हैं और उसी में एक आंकड़ा आता है साक्षरता का। ठीक है, ताकि हम ये बता सके कि भैया हमारे यहाँ राज्य की या हमारे देश की साक्षरता कितनी है, हमारे देश के कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, कितने निरक्षर है। तो याद रखिएगा वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जन्म से लेकर तो 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा क्या माना गया, निरक्षर माना गया, यानी कि वह पढ़े लिखे नहीं माने गए। तो किसे माना गया, तो जो व्यक्ति 7 साल से अधिक उम्र का था उसे हमने किस रूप में शामिल किया, तो याद रखिएगा 7 साल के अधिक व्यक्ति या बच्चे को हमने साक्षर माना। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब कुछ सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 11 मई को मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह दिवस घोषित किया गया है। तो पूछे गए प्रश्न हैं विश्व जनसंख्या दिवस 11 मई को मनाया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो जब 2011 में जनगणना हुई तो हमारे सामने जो आंकड़ा आया उसके अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा किस देश की जनसंख्या रही, तो चीन की रही। लेकिन आज की तारीख में हम 2025 में बात करें तो याद रखिएगा हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ गई है उसका कारण है कि हम विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की श्रेणी में पहले नंबर पर आ गए हैं। इसीलिए भारत सरकार अलग अलग कैंपेन चलाता है। आप लोगों ने एक स्लोगन सुना होगा, हम दो हमारे दो, ताकि हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सके। लेकिन हमारे यहाँ पर आज भी बहुत जगह ऐसी मान्यता है कि बच्चे भगवान की देन हैं, इसलिए हम दो और होने दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए हैं हमें उसके अनुसार अपनी जनसंख्या को कंट्रोल भी करना है, क्योंकि हमारे पास में संसाधन सीमित है और इन सीमित संसाधनों के कारण चूंकि ये भविष्य में हमें प्रॉपर तरीके से हमारे विकास में सहयोगी नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए हम जनसंख्या को नियंत्रित रखेंगे, क्योंकि संसाधन और जगह दोनों हमारे पास सीमित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जनगणना कार्यालय कहाँ पर है, तो भारत में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनगणना कार्यालय है। वहीं पर अगर बात की जाए कि कितने जिले शामिल किए गए थे 2011 की जनगणना में, तो अगर हम देखें तो 2001 में हमने 593 जिले जनगणना में शामिल किए गए थे। वहीं पर वर्ष 2011 में हमने 640 जिलों में जनगणना का कार्य करवाया गया। ठीक है, और इसमें ये 2 प्रश्न जो है लास्ट के ये बहुत पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना का ध्येय वाक्य क्या है, तो हमने देखा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। मैंने पहली स्लाइड में आप लोगों को बताया था कि हमारा ध्येय वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वहीं पर हमारा शुभंकर क्या था, तो हमने शुभंकर के लिए प्रगणक शिक्षिका को हमारा शुभंकर बनाया था। और प्रगणक शिक्षिका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो दिख रही है इसे हमने क्या नाम दिया, प्रगणक शिक्षिका नाम दिया। ठीक है साथियों,
चलिए, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आप लोगों के कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दें, मैं उनका जवाब वहाँ पर आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहे। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री महाकाल। थैंक यू।